रियल एस्टेट सेक्टर में होगा 18,300 करोड़ का निवेश। सरकार ने 39 निवेशकों के साथ किया आज करार। पंजाब में जारी किसान आंदोलन बना मुसीबत। अपने घरों को लौटने वाले यात्री हुए दरबदर। जम्मू में फंसे हुए पेंट्री के लोगों को भी पड़े खाने के लाले। और बच्चों की फीस को लेकर अभिभावक हुए परेशान। आर्थिक तंगी के चलते नहीं दे पा रहे बच्चों की फीस और फीस को आधा करने की अभिभावकों ने की मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश में पहला रियल एस्टेट सम्मेलन जम्मू में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें सरकार ने बड़े निवेशकों के साथ करार कर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि दूसरा सम्मेलन अगले साल 2021-22 मई को यहां पर श्रीनगर में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और प्रदेश में पहला रियल एस्टेट का शुभारंभ आज केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। सम्मेलन में जम्मू कश्मीर सरकार ने आवास और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए 18,300 करोड़ रुपए के 39 समझौते यानी विज्ञापनों पर भी यहां पर एमओयू साइन किया है। यानी ज्ञापन जो थे उन पर एमओयू आज साइन किया गया, हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के बाद देश के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार द्वारा यहां पर काम होगा और कारोबार के द्वार खुल गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन में एमओयू पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही यहां रियलिटी कानून रेरा लागू कर दिया था और यूटी में मॉडल टेनेंसी एक्ट को भी अपनाया है। तो उन्होंने जोर दिया है कि सरकार संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क कम करने और परियोजनाओं में यहां तेजी लाने के लिए काम करे। अनुमोदन के लिए भी सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। दूसरी रियल एस्टेट समिट हम लोग 21-22 मई को श्रीनगर में करेंगे। ये आपको मालूम है कि पिछले 1.5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है। गवर्नेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से और जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की, वो निश्चित रूप से प्रो पीपल है, ट्रांसपेरेंट है। और अभी इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरह से मैंने चर्चा की, मुझे लगता है कि फेवरेट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव हमने दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश में हमसे 100% कम इंसेंटिव देता है। रियल एस्टेट को लेकर के भी जो रिफॉर्म करने हैं, हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरी तरह से करेंगे। चाहे वो स्टैंप ड्यूटी में कटौती करनी हो, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना हो, और जो इस कन्वेंशन के पहले हमको तैयारी करनी थी, वो टेनेंसी एक्ट हमने लागू कर दिया। रेरा की जो औपचारिकताएं थी वो हमने पूरी कर ली है। और आपने देखा कि 39 एमओयू साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी, वहीं रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए तथा पुलिस पर्सनल के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने एक एमओयू साइन हुआ है और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। लड़कों को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से मेरको पूरे देश में काम कर रहा है, उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी मेरको काम करेगा।
एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश में उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, ताकि वहां की आवाम को, सामान्य नागरिक को भारत सरकार के सभी कार्यालय एक ही जगह मिल जाए। तो ये फैसले भी हमने कर ली है, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने, और आने वाले दिनों में सीसीडब्ल्यू इस काम को प्रारंभ करेंगे। तो पंजाब में जारी किसान आंदोलन के चलते बीते 4 दिनों से जम्मू में रेल यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ना तो कोई ट्रेन जम्मू से चल रही है और ना ही जम्मू में पहुंच रही है, जिसके चलते रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों के पास यहां सड़क मार्ग के अलावा सफर करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है और जम्मू से रवाना होने वाले यात्रियों में से सबसे ज्यादा यात्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर अपने घरों की तरफ लौटने वाले हैं। पर वो गाड़ी जो है, ये पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पर, ये ट्रेन वेन सब बंद है। यहाँ कोई गाड़ी यहाँ से ना कोई जा रही है ना कोई आ रही है, यही तो प्रॉब्लम है। कल से आए हुए हैं, कल 12 बजे रात को पहुंचे हम बस स्टैंड में। तो आता है क्यों ये बंद किए ना, ये सब हमको पता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो उन्हीं लोगों ने ट्रेन को रोक रखा है। खाने पीने का वही होटल में खाते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? ना, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। तो किस तरह की उम्मीद करते हैं जम्मू सरकार से? अब यहाँ हम क्या जम्मू सरकार को हम क्या कहेंगे? सेंटर को? सेंटर जो है वो, ये सब कुछ तो सेंटर से ही हो रहा है। देखेंगे कल तक, अभी टाइम, अगर गाड़ी आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ से जो है कल दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे। अगर नहीं मिला तो यहाँ से जाएंगे अमृतसर और वहाँ से जो है जालंधर से डायरेक्ट मिलेगा गाड़ी। तो किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात बंद होने से जहां यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं रेलगाड़ियों में यात्रियों को चाय कॉफी से लेकर नाश्ते, लंच और डिनर उपलब्ध करवाने में भी पेंट्री से जुड़े हुए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जम्मू में फंसे हुए इन लोगों ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक पिछले कई दिनों से वो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं और उन्हें अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है और न ही यहां पर ठेकेदार कुछ कर पा रहे हैं। नुमान है सर, मैं पेंट्री कार से हूँ। यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे सभी पेंट्री वाले फंसे पड़े हैं। आप सरकार इनके लिए कुछ करे, ये ठेकेदार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस हमारा अनुरोध यही है कि सब कुछ करें इनके लिए। कोई पेंट्री वाले के लिए खाना, रोटी, पानी कुछ नहीं मिल रहा पेंट्री वालों को। सभी गाड़ी वाले फंसे हुए हैं। कोरोना महामारी से कई लोगों के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी अप्रभावित हुई है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जम्मू के वार्ड नंबर 61 में जो कोरोना महामारी का शिकार हुए हैं और आर्थिक तंगी से अब जूझते हुए नजर आए हैं। इन लोगों की बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है और रही सही कसर इनके बच्चों की स्कूल की फीस ने पूरी कर दी है। आर्थिक तंगी से परेशान इन लोगों ने अब प्रशासन से और निजी स्कूल प्रबंधकों से फीस कम करने की गुहार लगाई और इन लोगों के मुताबिक कोरोना काल में जहां उनके लिए 2 वक्त की रोजी रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है, तो ऐसे में वो अपने बच्चों की फीस भरने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बच्चों की फीस माफ करने या फिर आधी फीस करने की मांग की। वहीं स्थानीय पार्षद मोहिंद्र कुमार ने भी हाल ही में हुई यहां पर जनरल हाउस की बैठक में इन लोगों की समस्याओं को सामने रखा, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई। तो यही है कि बच्चों की फीसें इतनी ले रहे हैं कि हम कमर तोड़ दी है गरीब लोगों की। क्या करें, बेरोजगार हैं, यहाँ पे काम ही नहीं है। जहाँ काम था वहाँ पे कहते हैं कोविड शुरू हो गया, कोविड शुरू हो गया, जाओ घर बैठो। दिहाड़ीदार बंदे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कनेक्टर है, कोई बस चलाता है, कहाँ करेंगे? जहाँ देखो मास्क का 500 रुपये चलान काटते हैं, बच्चे क्या फीस करेंगे? घर में देखो खाने को राशन नहीं है, क्या कर सकते हैं? स्कूल में जाए बोलते हैं फीस जमा कराओ, 6-6 महीने 7 साल की फीस पेंडिंग पड़ी है हमारी, कहाँ से करेंगे? देखो स्कूल वाले तो कह रहे पूरी फीस दो, घर बैठे हुए बच्चे, पेरेंट्स भी घर बैठे हुए, 3 साल से पीछे पढ़ाई बंद है, सब कुछ
जो पेरेंट्स घर बैठे तो आमदनी का कहाँ से आए खर्चा वगैरह। स्कूल वाले बोलते हैं भाई फीस दो, कहाँ से पूरी फीस देनी है। टीचर तो पूरी फीस ले रहे हैं, लेकिन हमें तो पूरी फीस आधा भी नहीं बोल रहे हैं कि आधी दे दो। कोई भी रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करना ना, पढ़ाना तो पढ़ाओ, नहीं तो घर में बिठाओ बच्चों को। अब आप ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। सारे घर पे हस्बैंड वगैरह वो भी घर पे बैठे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कोई है नहीं है। बच्चों की स्कूलें इतनी बड़ी हुई हैं, हम कहाँ से दें? वो भी खुद घर पे बैठे हुए हैं। बाकी वो जो है कि स्कूलों की फीस कम की जाए, हम यही रिक्वेस्ट है कि स्कूल की फीस कम की जाए। गवर्नमेंट से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की फीस कम की जाए, आधी की जाए, कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। सभी स्कूलों में एक जैसी फीस होनी चाहिए। उनका कहना तो ये था कि कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के चलने के दौरान जो पूरे हिंदुस्तान में, इसका पूरे जीवन में आया हुआ है, ऐसे ही हमारे जम्मू कश्मीर के आए हैं जो पेरेंट बेचारे कोविड-19 के बेरोजगार लोग हो गए हैं। वो स्कूलों की फीस नहीं दे सकते थे। उन्होंने मुझे काफी अप्रोच किया, तो फिर मैंने भी एक रेजुलेशन रखा था स्कूल में अपने हाउस की तरफ, जम्मू कॉर्पोरेशन की तरफ से हमने रेजुलेशन ये रखा था कि जितने भी स्कूल है हमारे, प्राइवेट स्कूल है, खासकर प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है ये मनमानी फीस लेते हैं। इस टाइम स्कूलों का इतना तो वहाँ पे इतना स्कूलों का खर्चा नहीं है, सैनिटेशन का चार्ज नहीं है, लाइट का, पानी का काफी चार्जेस बचते हैं। बच्चों के जो बच्चे घर पे हैं उनके काफी खर्चे बढ़ गए हैं, उनके पेरेंट को भी काफी बच्चे बढ़ गए हैं। एक तो उन्होंने मोबाइल लेके देना पड़ता है बच्चों को, दूसरा डेली रिचार्ज, हर मंथली रिचार्ज उनको बच्चों को करवा के देना पड़ता है। कम से कम आज का महीने। तो भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा जिला इकाई द्वारा अरनिया के गांव चंगिया में आयोजित 3 दिवसीय यहां मंडल प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन जो किया गया था, उसका समापन हो गया। समापन समारोह में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, भाजपा के आरएसपुरा के जिला प्रधान हरभजन सिंह और पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा और उनके साथ कई अन्य नेता व पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला प्रधान हरभजन सिंह ने कहा कि 3 दिवसीय इस मंडल प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। और मैं भारतीय जनता पार्टी 3 दिन से जो हमारा जिले का प्रशिक्षण शिविर जहां पे चनिया में लगा था, वो आज समापन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने जहां पे जो प्रशिक्षित थे, जो जिनको जहां पे इनवाइट किया, सभी ने वहां पे भाग लिया और भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। बाहर से जम्मू प्रदेश से भी हमारे ट्रेनर जो हमारे बीच में आए, उन्होंने कार्यकर्ता के साथ रूबरू हुए और अपने अपने टॉपिक के ऊपर अपने उसको जस्टिफाई किया, अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हम कैसे आगे ले जाएं और कार्यकर्ता का निर्माण कैसे हुआ, इसी के विशेष इनके ऊपर चर्चा हमने की है, ताकि जो कार्यकर्ता हो, जैसे हमारे दिन दिन आगे कई चीजें हमारी अपडेट होती हैं, नई चीजें आती हैं, हमें नई चीज सीखने को मिलती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वक्तन ब वक्तन ऐसे शिविर का आयोजन करती है ताकि कार्यकर्ता को लेटेस्ट जो डेवलपमेंट होती है, पार्टी में होती है, जहां हमारे संगठन में होती है, जो सरकार में होती है, उसकी इनके साथ जानकारी हो। तो डीसी पुंछ इंद्रजीत ने भी यहां दावा किया है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार है। मीडिया को संबोधित करते हुए डीसी पुंछ ने कहा कि पुंछ में यहां पूरी तरह से उपजिला अस्पतालों में सभी ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिला पुंछ के कोरोना योद्धाओं में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के प्रभाव से पुंछ को बचाया है, उसी तरह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी निपटने के लिए कोरोना योद्धा बिल्कुल तैयार हैं। आज की डेट में हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सभी में ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3250 एलपीएम की ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं वो फंक्शनल हैं। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोविड को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट हैं उनको मैंने बुलाया था, उनके साथ बैठ के जो है हमने एक मंथन किया था और सभी तैयारियों का जायजा लिया था। ये सभी जो चीज़ें हैं इन प्लेस हैं, उस पर हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो इसका ओमिक्रॉन को लेके जो अप्रीहेंशंस बनी हुई है उसको कैसे टैकल करना है उसके लिए भी पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया है। हम एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एज ए जो फ्रंटलाइन वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट है फुल्ली तैयार हैं और पहले ही बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, ओमिक्रॉन का भी अगर जो हमें चैलेंज आएगा तो उसको भी जैसे पहली दूसरी वेव में हमने टैकल किया है कोविड को, उसी तरह से इसको भी हम टैकल कर लेंगे।
तो सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारों की कमेटियों के चुनाव करवाने की बजाय नॉमिनेशन कर कमेटियों का गठन करने को कहा है और इसका कड़ा विरोध भी किया गया। तो जम्मू में आयोजित सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्रधान पलविंदर सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने समय पर गुरुद्वारा कमेटियों के चुनाव नहीं करवाए और जब कोर्ट ने सरकार को चुनाव करवाने का आदेश दिया तो अब यहां सरकार नॉमिनेशन कर एडहॉक कमेटियों का गठन करने जा रही है। उन्होंने सरकार से जल्द सभी कमेटियों का चुनाव करवाने की मांग की। कोर्ट से आपको कहीं फटकार लगी तो आप इमीडिएटली आप आगे नहीं जी हम नॉमिनेशन करेंगे। बेशक हमारे एक्ट में प्रोविजन है, इसके रूल्स में प्रोविजन है कि आप नॉमिनेशन कर सकते हो, लेकिन नॉमिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इलेक्शन टाइम पे क्यों ना हो? आज भी हम डिमांड करते हैं कि टाइमली इलेक्शन कराई जाए, कोई एडहॉक कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर सरकार समझती है, अगर सरकार ये अपनी देती है पेंडेमिक है तो पेंडेमिक यूपी में इलेक्शन हो रही है, उत्तराखंड में इलेक्शन होने जा रही है। इससे पहले पिछले 1.5 साल में बहुत सी स्टेटों में, असम में हुई, केरला में हुई, तमिलनाडु में हुई, वेस्ट बंगाल में, तो रियासती जम्मू कश्मीर में गुरुद्वारा इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? और गुरुद्वारा इलेक्शन कोई इतनी 20-20 हजार 50 हजार की रैलीज नहीं होती, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाती है। इसमें कोरोना पेंडेमिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सरकार से दरख्वास्त करते हैं हम सब यहाँ बैठे हुए, भाई जल्दी से जल्दी गुरुद्वारा इलेक्शन करवाई जाए, अडाकिज्म को प्रमोट ना किया जाए, और अगर करना भी पड़े तो जो आप कमेटी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, मैं माननीय फारूक खान साहब जी से स्पेशली आग्रह करना चाहूंगा और शलील काबरा जी जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने नॉमिनेशन भी करनी है तो कोर्ट ने कहा है दे शुड बी पीपल ऑफ हाई इंटेग्रिटी। हाई इंटेग्रिटी के लोग होने चाहिए, किसी एक ग्रुप का नहीं होना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के कहने पे नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों में यहां जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों की सड़कों पर येलो लाइन खींची जा रही है, जिसका स्थानीय दुकानदारों ने कड़ा विरोध किया है। अब निगम द्वारा ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार में यहां ये कार्यवाही की जा रही है और जिसके विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने निगम की इस कार्यवाही का विरोध करते हुए कहा कि अन्य जगहों पर सड़क को यहां पूरी तरह से चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन निगम द्वारा रघुनाथ बाजार की सड़क की चौड़ाई कम की जा रही है। जम्मू के रघुनाथ बाजार की सड़क की चौड़ाई को कम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जम्मू शहर की किस तरह से सौंदर्यीकरण को समाप्त किया जाए, फाइनेंशियल पोजीशन को समाप्त किया जाए, आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह से कम हो जाए, वैसा एक प्रावधान पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। माननीय गडकरी जी, आप तो 8 लेन बना रहे हैं, 12 लेन बना रहे हैं, 16 लेन बना रहे हैं, लेकिन जम्मू शहर के अंदर कॉरपोरेशन के माध्यम से किस तरह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वो जो एक सड़क है उसको 4 फीट वहां से 4 फीट यहाँ से पटरियां ज्यादा कर दी जाए, सड़क कम कर दी जाए। ये तो पहली बार मैं सुनने का मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। और कौन लोग हैं जिनका दिमाग इस तरह से षड्यंत्र के माध्यम से काम करने का प्रयास कर रहा है? तो जम्मू शहर की परेड इलाके में बन रही पार्किंग का यह वेजिटेबल एंड फूड एसोसिएशन ने पूरी तरह से कड़ा विरोध किया है। ये फ्रूट एसोसिएशन है और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि इस निर्माण कार्य से पुरानी सब्जी मंडी के व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित होगा, लिहाजा जम्मू नगर निगम को यहां पार्किंग के निर्माण कार्य का जो काम चल रहा है उसे बंद कर देना चाहिए। तो अरनिया में पेट्रोल पंप के कर्मचारी से अज्ञात लोगों द्वारा कैश लूटने की घटना को अंजाम दिया गया है और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मुताबिक जब वो दोपहर को पेट्रोल पंप से कैश लेकर बैंक में जा रहा था, जमा करवाने को लेकर ये पहुंच रहा था, तो इसी दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार नकाबपोशों ने तेजदार हथियार से उसका ये सारा कैश यहां पर लूट लिया। वारदात ये मैं कैश लेके गया था, पिछले बंदे ही हमला किया, कैश लीजिए 2,31,000 रुपये बच्चे के चेक भी है सारा, बाकी टोके लिखे हुए ये बात है। तो पहचान दो नहीं बंदे नहीं पहचान मैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।